Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 14th of February 2024. 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइंस डे है, फिर भी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि जब तक स्टूडेंट फेस चल रहा है ना, जब तक आपकी जॉब नहीं लग रही अच्छे से और या सेटिस्फाइड एटलीस्ट लेवल की जॉब नहीं लग रही है, तब तक आपके लिए कोई वैलेंटाइंस डे, कोई ये वीक कुछ मैटर नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड हाँ, इसकी अपनी जगह अपनी वैल्यू है, लेकिन इसके बाद अभी कैरियर ओरिएंटेड पहले रहो, उसके बाद ये सब चीज़ें करते रहोगे, है ना। लाइफ टाइम यही सारे दिन बार बार रिपीट होंगे, तैयारी वाले दिन दोबारा रिपीट नहीं होंगे, तो प्लीज़ स्टडी हार्ड। स्टार्ट करते हैं कोट ऑफ द डे के साथ। तो कोई प्यार भरा कोट नहीं है आज का भी कोट फिलोसॉफिकल है, जैसा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया था। तो फर्स्ट कोट इज लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स, ठीक है ना। तो लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स, एलन सॉन्डर्स का ये कोट है। इट्स अ वेरी वेरी गुड कोट, है ना। व्हेन यू वर मतलब लाइफ को जीने का इसमें तरीका बताया है। एंड ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी जरूर रहेगा, लेकिन आई होप आप लोग उसको समझ करके कुछ लिखेंगे ज़रूर इस पर कमेंट सेक्शन में। आप क्या समझते हैं इस चीज़ से, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। मैप ऑफ द डे पे आते हैं। मैप ऑफ द डे में आज मैंने जो मैप उठाया वो है इजिप्ट का मैप। तो आप देख सकते हैं इजिप्ट, यहाँ पे कैपिटल कायरो है इसकी, इजिप्ट की कैपिटल कायरो है। बहुत फेमस एक नदी बहती है इसमें जिसका नाम है नाइल रिवर। तो नाइल रिवर फ्लोज थ्रू द इजिप्ट ओनली। एंड इजिप्ट के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताओ कि नाइल रिवर डेल्टा तो बनाती ही है, तो ऊपर डेल्टा, आपको नाइल डेल्टा दिख रहा होगा कायरो के बाद। दूसरा, इजिप्ट जो है बॉर्डर कौन सी कंट्रीज के साथ शेयर करता है। तो इजिप्ट बॉर्डर शेयर करता है सबसे पहले तो जो इसकी मेरीन कोस्ट लाइन्स हैं वो मेडिटेरेनियन सी के साथ टच होती हैं। मेडिटेरेनियन देखो ऊपर मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है। दूसरा, रेड सी के साथ होती है। तो ये रेड सी भी आपको इधर साइड ईस्टर्न पार्ट में दिख रहा होगा। ईस्टर्न पार्ट में आपको रेड सी भी दिख रहा होगा और नदर्न पार्ट में मेडिटेरेनियन दिख रहा होगा। देन आपको येलो पोर्शन बीच में सिनाई दिख रहा होगा। सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला क्यों? क्योंकि सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स है, इसलिए पेनिनसुला है। तो सिनाई पेनिनसुला आपको दिख रहा होगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इजिप्ट ओनली। और उसके बीच में आपको स्वेज कैनाल दिख रही होगी। ये जो छोटा सा ट्रायंगुलर पोर्शन है ना, सिनाई पेनिनसुला वाला, और ये इजिप्ट ही है हालांकि, बट ये दोनों जो इजिप्ट के पार्ट है उनके बीच में छोटी सी वहां पे फिर आपको कैनाल, स्वेज कैनाल दिखेगी। एक पोर्ट भी दिखेगा आपको उसी के माउथ पे, वो है पोर्ट सेड, है ना। पोर्ट सेड इज द नेम ऑफ दैट पोर्ट। इसके अलावा दूसरा जो यहाँ पे साइड है, सऊदी अरेबिया वाला जो साइड है, वहां से सिनाई के बीच में आपको गल्फ दिख रही है, गल्फ ऑफ अकाबा, है ना। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेड सी, बट गल्फ ऑफ अकाबा इज देयर। अब बॉर्डरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो जो वेस्टर्न पार्ट है आपको इजिप्ट का, वो आपको लिबिया दिख रहा होगा पूरा। वेस्टर्न पार्ट इज होल लिबिया। जो आपका यहाँ पे साउथ पार्ट है वो दैट इज होल सूडान, है ना। साउथ पार्ट इज होल सूडान। एंड इधर साइड जो सिनाई वाले पार्ट से टच हो रहा है वो कौन सा पार्ट हो रहा है? वो इजराइल वाला पार्ट टच हो रहा है। इजराइल इज टचिंग फ्रॉम द ईस्ट वाला पोर्शन, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये आपको ये मैप था जिसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई। हाँ, आप कुछ अगर इंपॉर्टेंट सिटीज़ आपको जाननी है इजिप्ट की, तो जैसे गीज़ा दिख रहा होगा आपको। देन आपको यहाँ पे वैली ऑफ किंग्स दिख रहा होगा, है ना। वैली ऑफ किंग्स याद रखेगा। असवान डैम बहुत फेमस डैम है, असवान डैम। लेक नासिर भी आपको दिख रहा होगा, नाइल रिवर पे बन रहा है असवान डैम। असवान डैम के बारे में जरूर याद रखेगा। एंड लिबिया हो या आपका इजिप्ट हो, दोनों से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो लिबिया इजिप्ट दोनों से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी यूपीएससी पूछा इधर उधर से तो आपको बन जाएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप एज वेल। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे के साथ। पहला सवाल है महर्षि दयानंद सरस्वती के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज इन 1875। मोटो वॉज कृष्णवंतो विश्वम आर्यम। दूसरा स्टेटमेंट है, ही इज एसोसिएटेड विद द शुद्धि मूवमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है, ही इनकरेज्ड आइडल वर्शिप। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग अटेम्प्ट करिएगा अपनी तरफ से। आंसर इसका ओनली 2, 2 स्टेटमेंट सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि जो आर्य समाजिस्ट थे और ये जो स्पेशली जो दयानंद सरस्वती जी लोग थे, तो इन्होंने मना किया था आइडल वर्शिप और इन सब चीज़ों को। तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दूसरे सवाल पे आते हैं,
फास्ट टेलीस्कोप। फास्ट टेलीस्कोप वाज इन न्यूज़ रिसेंटली। आपको बताना है कि कौन से कंट्री से लोकेटेड सिचुएटेड है ये। तो ऑप्शंस आर ए चाइना, रशिया, सी यूएसए, डी यूनाइटेड किंगडम। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर इज चाइना। चाइना इज द आंसर। फास्ट टेलीस्कोप का मतलब है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल इन रेडियो टेलीस्कोप लोकेटेड इन द कास्ट डिप्रेशन इन गीजू चाइना। तो गीजू चाइना में कास्ट डिप्रेशन में लोकेटेड है एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप। सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप में सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू 30 फुटबॉल फील्ड्स। ठीक है, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन फॉर यू में आप आंसर करेंगे, ठीक है, प्लीज करिएगा, है ना। तो बड़ी उम्मीद से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आंसर आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इतना तो कर ही लेंगे। और वीडियो लाइक जरूर कर देना यार, कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक करा करो ना, उसमें हमें भी थोड़ा मजा आए ना। 200 250 लाइक, 300 लाइक, 400 लाइक भी नहीं मिल रहे हैं तो क्या मतलब है, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे ढोकरा शिल्प कला का। ढोकरा शिल्प कला आपको बताना है कि रिसेंटली न्यूज़ में थी, कौन से स्टेट से लोकेटेड है या एसोसिएटेड है। ऑप्शंस आर गुजरात, बी वेस्ट बंगाल, सी उड़ीसा या डी छत्तीसगढ़। तो ढोकरा आर्ट के बारे में आप बताइएगा कौन से स्टेट से ये एसोसिएटेड है। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज़ है वो एमएसपी के रिगार्डिंग है। सेंटर ने कहा है कि भैया एमएसपी लॉ रूल तो अब रूल आउट हो गया है, एमएसपी लॉ नहीं बन पाएगा। हाँ, बातचीत करनी है तो आ जाओ। एमएसपी के बारे में आपको बता दूं, एमएसपी होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कि गवर्नमेंट एक मार्केट इंटरवेंशन के रूप में आता है और ये कहता है कि भैया अगर प्राइजेस बहुत ज़्यादा गिर जाएं, मतलब मार्केट प्राइस अगर बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो ऐसे केस में हम आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कराएंगे और वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा रहेगी। अगर मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कराएंगे। अब देखो दिक्कत इसमें ये है कि ये गवर्नमेंट के विशेष पे है, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो दे सकती है, ना चाहे तो नहीं भी दे सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जो डिमांड चलती है वो ये चलती है कि भाई आप इसको स्टैट्यूटरी कर दो, मतलब कि एक लॉ के थ्रू कर दो ताकि आपको देना ही देना पड़े। गवर्नमेंट उस मूड में है नहीं, गवर्नमेंट कहते नहीं हम यही तो नहीं चाहते, हम नहीं देना चाहते आपको इस तरीके से गारंटी। हाँ, हम देंगे आपको एमएसपी, ये सही बात है, लेकिन आपको अलग से हम गारंटी नहीं दे सकते फ्रॉम लॉ, क्योंकि भाई बहुत सारी कंडीशन होती है। कल को फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहती है, किसी ईयर में कुछ ऐसी दिक्कत हो ही जाए तो उसके ऊपर उसमें फिर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा आ जाएंगे एमएसपी को लेकर के। तो इस कारण से गवर्नमेंट का भी कहना सही है। एमएसपी के बारे में बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन के बिगिनिंग में कर देती है एंड इसका रिकमेंडेशन आता है सीएसीपी से। रिकमेंडेशन कौन सी बॉडी करती है? सीएसीपी, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस करती है। एमएसपी का डिटर्मिनेशन कैसे होता है तो मैं आपको बता दूं, इसका एक फार्मूला होता है, लेकिन उसको फार्मूला देखने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स देखे जाते हैं तो यहाँ पे हालांकि मैंने लिखे हैं नीचे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चेंजेस इन इनपुट प्राइजेस, इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी, trend in market prices, demand and supply, intercrop price parity, effect on industrial cost structure, effect on cost of living, effect on general price level, international price situation, प्राइस पैरिटी, है ना, एंड इफेक्ट ऑन इशू प्राइजेस। ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, उसके बाद एमएसपी डिटरमाइन की जाती है कि भैया ताकि सही रेट मिल पाए फार्मर्स को। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है अनाउंस करता है एमएसपी ऑन 22 मैंडेटेड क्रॉप्स एंड एक एफआरपी रिलीज करता है। एफआरपी यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइजेस, जो कि आता है फॉर शुगर केन, ठीक है। तो 22 तो मैंडेटेड क्रॉप्स हो गए और एक आपका हो गया शुगर केन। तो मैंडेटेड क्रॉप्स जो हैं वो दे आर 14 क्रॉप्स, 14 खरीफ क्रॉप्स, 6 रबी है एंड 2 अदर कमर्शियल है 22 में से, और एक तो शुगर केन है जो एफआरपी जिसमें मिलता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइजेस। तो सेरेल्स में आता है आपका पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज एंड रागी, ये 7 सेरियल्स हैं। पल्सेस में 5 हैं, ग्राम, अरहर या तुअर, मूंग, उड़द एंड लेंटिल। ऑयल सीड्स में 8 है, ग्राउंडनट हो गया, रेपसीड हो गया या मस्टर्ड जिसको हम बोलते हैं, देन तोरिया, देन सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सेसमम, सेफ्लावर सीड एंड नाइजर सीड। नाइजर सीड पे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। एंड एक आपका रॉ कॉटन, कमर्शियल वाले में रॉ कॉटन हो गया, नहीं कमर्शियल में तो नहीं है ये, रॉ कॉटन हो गया, रॉ जूट हो गया,
कोपरा हो गया, ठीक है ना, तो रॉ कॉटन, रॉ जूट एंड कोपरा। देन डी हस्क्ड कोकोनट हो गया आपका। एंड इसके अलावा शुगर केन में फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस मिलते हैं आपका, शुगर केन फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस बोलते हैं उसको। और एक लास्ट है वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड टोबैको, वीएफसी टोबैको, जिसको वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड टोबैको बोलते हैं। तो ये सारे क्रॉप्स के नाम आप याद रख सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दीज नेम्स। कंडीशंस मैंने आपको बता दी, कब मतलब डिटरमाइन करने का फॉर्मूला बता दिया, याद रखिएगा। स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्लॉज इन ड्राफ्ट इंडिया ईएफटीए पैक्ट में अफेक्ट द ड्रग इंडस्ट्री। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, एक ड्राफ्ट लीक हो गया है। हालांकि ये मुझे आपको बताना नहीं चाहिए क्योंकि इससे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा ऐसे लीक ड्राफ्ट से और ये सब चीज़ से नहीं पूछता, बट एक जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ। क्या है कि आपको पता है इंडिया और यूरोपियन जो है वो फ्री ट्रेड एक एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, है ना। इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको एफटीए बोलते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब इसका एक ड्राफ्ट रिलीज हुआ है जिसमें एक पॉइंट है जो कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसमें एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्लॉज आ रहा है। स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्लॉज का मतलब ये आ रहा है कि जैसे आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जो सिग्नेटरीज हैं वो मतलब इस तरीके से जेनरिक मेडिसिन और इन सब का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। हालांकि भाषा अलग है, भाषा कुछ ऐसी लिखी है, देखो लिखा है द सिग्नेटरीज, ये लिखा है देखो यहाँ पे, सिग्नेटरीज शुड इंक्लूड ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्लॉज ड्यूरिंग विच एप्लीकेंट सीकिंग कंसेंट फ्रॉम द कंट्री रेगुलेटर्स टू सेल अ ड्रग वुड नॉट रिलाई ऑन अनडिस्क्लोज्ड टेस्ट डेटा टू गेन मार्केट अप्रूवल फॉर एटलीस्ट 6 ईयर। मतलब कि अब इसकी पूरी भाषा सरल करके मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर के ये हो गया कि अगर मान लो किसी का पेटेंटेड ड्रग है तो दूसरे जो लोग हैं जो अभी तक क्या है जेनरिक मेडिसिन बना करके इस तरह से यूज़ करते थे, तो वो 6 साल तक, मिनिमम जो 6 साल का पीरियड है उसमें वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इंडिया का जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा आगे है ना। और हमने लगभग हर मेडिसिन की ही सस्ती दवाइयाँ बना रखी हैं, जेनरिक बना रखी हैं। तो एक उसी कारण से पेटेंटेड उन लोगों को फ़ायदा देने के लिए ये ड्यूरेशन क्लॉज जो है वो दिया गया है। एंड ये ड्राफ्ट है और ये एक लीक्ड डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसकी वैलिडिटी और ये सारी चीज़ें तो मैं नहीं इसको वो करता हूँ, लेकिन हाँ अगर इफ़ दैट इज़ द केस तो ये आपको मैंने समझा दिया है। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अच्छा, पेटेंटेड ड्रग्स का एक सिस्टम याद रखना कि जो पेटेंटेड ड्रग्स होती हैं इट गिव्स एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स टू द इन्वेंटर। तो जिसको पेटेंट मिलता है उसको 20 सालों के लिए फॉर 20 ईयर्स दे गेट द एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स, है ना। एंड इसी कारण से दिक्कत क्या होती है, कई बार पेटेंटेड ड्रग्स होने के कारण की दवाइयाँ अनअफोर्डेबल हो जाती हैं। तो जेनरिक मेडिसिन आर अ वेरी श्योर शॉट एंड वेरी गुड वे ऑफ गेटिंग चीपर मेडिकेशंस स्पेशली फॉर द पुअर एंड ऑल, है ना। इसीलिए इंडिया आगे भी है, फार्मेसी टू द वर्ल्ड हम इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हम इस तरीके की चीज़ें प्रोड्यूस कर पाते हैं। एंड पेटेंटेड ड्रग्स जो रहेंगी अगर उनको इस तरह से अलग से फिर क्लॉज भी डाल दोगे आप तो ऑब्वियस सी बात है द हैंड्स ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स विल बी बाउंड एंड वी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द जेनरिक मेडिकेशंस एंड ऑल। तो दैट इज अ थिंग विच इज देयर। आगे मूव करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है वो भी देख लेते हैं। रियलिटी टेक फर्म अनवील्स डिजिटल ट्विन ऑफ मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो यहाँ पे एक टूम्ब है, ये आपको दिख रहा है, टूम्ब ऑफ मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसका एक डिजिटल ट्विन क्रिएट किया गया है। एंड डिजिटल ट्विन क्रिएट किसने किया है, तो यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी कंपनी है हेक्सागन, जो हैदराबाद में हेक्सागन नाम की, उसने डिजिटल ट्विन क्रिएट किया है। अब डिजिटल ट्विन क्या होता है, तो डिजिटल ट्विन बेसिकली गिव्स द ऑप्शन ऑफ सीइंग द इंटायर टूम्ब ऑफ द फाउंडर ऑफ हैदराबाद एंड द 5th किंग ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी। तो कुतुब शाही के जो 5वें किंग थे कुली कुतुब शाह, वो फाउंडर भी थे आपके हैदराबाद के, फाउंडर ऑफ हैदराबाद ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ हैदराबाद। तो उसका जो टूम है उसका ये डिजिटल वर्जन क्रिएट किया गया है। एंड इसमें डिजिटल डिवाइसेस के माध्यम से, कुछ स्टेशनरी, कुछ मोबाइल, कुछ एरियल के माध्यम से पूरा का पूरा टूम जो है वो कैप्चर किया गया है 360 डिग्री फ्रॉम बोथ विद इन एंड आउटसाइड, पूरा अंदर से बाहर तक पूरा किया गया है। तो दिस हेक्सागन हैज बीन रिक्रिएटेड विद दिस डिजिटल ट्विन। एंड इसके बाद आप अगर इसको चाहें तो डिजिटल ट्विन को देख सकते हैं, आपको पूरा वही फील आएगा। हालांकि अब जाने का फील तो अलग होता है बट यू कैन गेट अ नियर अबाउट इक्विवेलेंट फील ऑफ दैट, है ना।
अच्छा, ये आपको ये तो पता होगा ना कि ये जो पूरे पार्ट है, ये पार्ट है आपके बहमनी एम्पायर के, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो थे, जिनको जफ़र खान भी कहा जाता था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह वॉज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम एंड ही वॉज अ नोबल इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत एक नोबल थे। 1947 में ही स्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट बहामनी किंगडम। 1347 में इंडिपेंडेंट बहामनी किंगडम इन्होंने स्टैब्लिश किया। एंड इसमें डेक्कन पूरा कवर हो जाता था, जिसमें कृष्णा ये सब चीज़ें, पूरा रिवर का रीजन कवर हो जाता था। इसके 5 पार्ट में फिर टूट गया जब बहामनी किंगडम के एक राजा और मोहम्मद शाह तीन की जब मौत हुई 1482 में, तो फिर उसके सक्सेसर्स बहुत वीक हो गए और बहामनी किंगडम धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो गया 5 किंगडम्स में। एक था बीजापुर, दूसरा था अहमदनगर, तीसरा था बेरार, चौथा था गोलकोंडा एंड 5वां था बिदार, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये 5 पार्ट थे। कौन कौन से? बीजापुर, देन आपका अहमदनगर, देन बेरार, देन गोलकोंडा एंड देन बिदार, ठीक है। तो ये आप बताइएगा मुझे। अच्छा, इसमें से इमाद शाही, कुतुब शाही, निज़ाम शाही, ये किसमें थी, ये कौन कौन से पार्ट थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। इसमें कौन से में इमाद शाही थी, कौन से में कुतुब शाही थी, कौन से में निज़ाम शाही थी। तो दैट इज़ वन क्वेश्चन जो आप मुझे बताएंगे। आई होप यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा मत करना यार, छोड़ना मत, बता देना आंसर, ठीक है। कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आगे मूव करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन टू फैसिलिटेट इंटर वैली मूवमेंट इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में इंटर वैली मूवमेंट और ये सब चीज़ें बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें हो रही हैं। तो पहले ट्रांस अरुणाचल हाईवे बन रहा है, नियर कंप्लीशन में है, 2400 किलोमीटर लंबा है ट्रांस अरुणाचल हाईवे। इसके बाद जो फोकस रहेगा वो नए चीज़ पे रहेगा, वो डेवलपमेंट रहेगा ट्रांस फ्रंटियर हाईवे, ठीक है ना। द फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज शिफ्टेड टू द ट्रांस फ्रंटियर हाईवे। और ये जो हाईवे रहेगा, इट विल कनेक्ट ऑल द वैलीज इन द स्टेट and significantly reduce the time and effort both for military as well as general movement। एक्चुअली इसका रीज़न मिलिट्री पर्पस से ज़्यादा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश वैसे भी डिस्प्यूटेड रहता है, चाइना कई बार उंगली करता रहता है और वो हमको पसंद है नहीं, और अगली बार हम बिल्कुल तैयार रहना चाहते हैं। फॉर दैट रीजन दिस ट्रांस अरुणाचल हाईवे और ये ट्रांस फ्रंटियर हाईवे जो है, दोनों की तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। एंड द आर्मी इज़ एग्जीक्यूटिंग वर्क्स टू प्रोवाइड लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू द मोस्ट फॉरवर्ड पोस्ट। तो जो सबसे फॉरवर्ड पोस्ट है वहाँ तक के लिए इनको कनेक्टिविटी भी चाहिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी चाहिए। ऑल दीज आर देयर। इंदिरा गांधी एंड नरगिस दत्त नेशनल फिल्म अवार्ड रीनेम्ड। तो यहाँ है इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, ये नाम था अवार्ड का। बेस्ट डेब्यू फिल्म के लिए नाम था जो इंदिरा गांधी था। एंड दूसरा नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन था, ठीक है ना। नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इनको रीनेम कर दिया गया है। हालांकि एक और चीज़ की गई है कि कैश प्राइज़ बहुत सारे अवार्ड्स का बढ़ा दिया गया, जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड का कैश प्राइस बढ़ा दिया गया, 10 लाख से 15 लाख कर दिया गया है, ठीक है ना। इस तरीके से और भी अवार्ड्स के बढ़ाए गए हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि जो इंदिरा गांधी अवार्ड था, दैट वाज फॉर द बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, उसको रीनेम करके बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर कर दिया गया है। एंड मनी इंक्रीज कर दिया गया है, 3 लाख रुपए बढ़ा दिया है। इसके अलावा नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन था, तो उसका नाम बदल करके इन्होंने कर दिया है कि अब ये क्लब हो जाएगा बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशूज़ एंड बेस्ट इन फिल्म ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के। इसके अलावा बेस्ट एक्टर अवार्ड को रीनेम कर दिया गया है एंड इसको बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल कर दिया गया है। एंड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड को कर दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग का भी सेम कर दिया गया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। गवर्नमेंट रिवाइजेज गाइडलाइंस फॉर कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस। तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लिए गवर्नमेंट ने अपने गाइडलाइंस जो है थोड़े रिवाइज किए हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2 दिन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी एंड वर्ल्ड रेडियो डे के उपलक्ष्य में चल रही थी। तो वर्ल्ड रेडियो डे भी इसी टाइम पीरियड में होता है, मतलब कुल मिला करके। देन यहाँ पे रिवाइज्ड गाइडलाइंस क्या है, मैं आपको बता दूं कि रिवाइज्ड गाइडलाइंस कहती हैं कि एक सिंगल इंस्टीट्यूशन अगर है तो इट कैन सेट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 6 स्टेशंस इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना। इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ऑपरेशन 6 मैक्सिमम इसके जो स्टेशंस हैं वो सेटअप किए जा सकते हैं, ठीक है। A single institution can set up
अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 6 स्टेशंस इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ऑपरेशंस, है ना। एंड इसमें दूसरी चीज़ जो की गई वो है कि एडवर्टाइजिंग का टाइम बढ़ा दिया गया है। पर घंटे पहले 12 मिनट था, पर घंटे 15 मिनट कर दिया गया है, ठीक है ना। नहीं, 7 मिनट था पहले, अब उसको बढ़ा करके 12 मिनट कर दिया गया एडवर्टाइजमेंट, 7 से 12। इसके अलावा रेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी बढ़ा दिया गया है। पहले 52 रुपये का रेट ऑफ था फॉर पर 10 सेकेंड, अब 74 रुपये कर दिया गया है फॉर पर 10 सेकेंड, ठीक है, 74 रुपये पर 10 सेकेंड। इसके अलावा और आपको बता दूं कि जो ये जो मेजर्स हैं दे विल हेल्प इन फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द स्टेशंस एंड फर्दर ग्रोथ ऑफ द कम्युनिटी रेडियो सेक्टर। तो कम्युनिटी रेडियो का सेक्टर ऑब्वियसली बात है ग्रो करेगा इसके कारण। एंड पहला जो कम्युनिटी रेडियो था वो लॉन्च किया गया था 2004 में बाय फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ही 2004 में पहला कम्युनिटी रेडियो जो है स्टार्ट करवाया था, वो भी यहाँ मैंशनड है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। द अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ अ स्टेम सेल इन मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लड में जो स्टेम सेल उसकी पोटेंशियल की बात की जा रही है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो विमेन में एंडोमेट्रियम होता है। एंडोमेट्रियम क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक जो लाइनिंग होती है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो एंडोमेट्रियम ही कहलाती है। इसके अलावा देखो लिखा भी है, इट इज़ द विच लाइन्स इन साइड ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर एक एंडोमेट्रियम की लाइन होती है। तो जब पीरियड्स होते हैं तो जो ब्लीडिंग होती है जो फीमेल के केस में, उसमें एंडोमेट्रियम ही के कुछ पार्ट्स जो हैं वो रिमूव होके निकलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो होता क्या है कि इसको एग्जामाइन किया गया डॉक्टर गैरेट के द्वारा। उन्होंने ये जिसको जब कल्चर किया तो उसमें उनको ये देखा कि 2 काइंड ऑफ सेल्स आर देयर। एक फ्लैट थी, एक राउंडिश टाइप की थी, है ना। एंड अनदर वाज एलोंगेटेड एंड टेपर्ड, ठीक है। अब इसको और ज़्यादा स्टडी किया गया तो ये पता चला कि देवर एडल्ट स्टेम सेल्स, है ना, एडल्ट स्टेम सेल्स, बट दे वर ऑफ वेरी रेयर नेचर, वेरी रेयर एंड सेल्फ रिन्यूइंग सेल्स थी। एंड दे आर बेसिकली दे कैन बी यूज टू गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है। देखो बहुत ज़्यादा अपन खींचेंगे नहीं। एंडोमेट्रियम आपको बता दिया, यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग होती है। बाकी आपको समझ में आ गया कि जब पीरियड होता है तो कैसे क्या होता है। इसका यूज़ करने के लिए ऑथर कह रहा है कि भाई इस एडल्ट स्टेम सेल का है, उसके पास रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी है, डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये अनटैप्ड पोटेंशियल है उसका, जिसका यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। द रोल ऑफ एक्स क्रोमोजोम इन ऑटोइम्यून डिसीजेज। यहाँ पे बात चल रही है ऑटोइम्यून डिसीजेज की। तो मैं आपको ऑटोइम्यून डिसीज बताता हूँ। देखो क्या होता है ना, कई बार आपकी बॉडी में आपकी बॉडी का जो एंटीबॉडी सिस्टम है वो कैसा बनता है। आपकी बॉडी का एंटीबॉडी सिस्टम ऐसा बनता है कि वो आपको डिसीजेस से रोकता है। वो बताता है कि भाई कोई फॉरेन पार्टिकल है तो उसको रोको, है ना। कई बार क्या होता है ना कि ये जो है आपकी बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देता है। मतलब गलत मैसेज अगर चला जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ये आपके ही बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगा। आपके बॉडी में जो आपके अंदर के सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तो इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीजेस बोलते हैं, ठीक है ना। दे आर दी ऑटो इम्यून डिसीजेस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटो इम्यून डिसीज के बारे में जो लिखा गया कि ये जो विमेन होती हैं, द विमेन के फीमेल जो होती पेशेंट्स होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू ऑटो इम्यून डिसीजेस, है ना। दे आर मोर प्रोन टू ऑटो इम्यून डिसीजेस एंड द ससेप्टिबिलिटी ऑफ विमेन टू ऑटो इम्यून डिसीजेस हैज़ बीन पजलिंग द रिसर्चर्स फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। बहुत दिनों से ऑब्वियसली पजलिंग नेचर का था ये कि विमेन को क्यों ज़्यादा हो रही है ऑटो इम्यून डिसीजेस। तो देर आर मेनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, जेनेटिक्स हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, लाइफस्टाइल हैबिट्स हो गई, दे कैन बी दीज रीजंस। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है जो कि जेनेटिक है एंड ये इट इज़ रिलेटेड टू द सेक्स हार्मोन और फॉल्टी रेगुलेशन ऑफ द एक्स क्रोमोजोम। जो एक्स क्रोमोजोम होता है ना, XX या XY जो हम बोलते हैं इसको, तो XX में प्रॉब्लम होती है। क्या होता है कई बार एक जो अभी साइंटिस्टों ने पता किया कि जो विमेन के केस में जो एक्स होता है उसमें एक मॉलिकुलर कोटिंग होती है। दे फाउंड अ मॉलिकुलर कोटिंग दैट इज फाउंड इन हाफ ऑफ द एक्स। तो हाफ ऑफ द एक्स क्रोमोसोम में एक मॉलिकुलर कोटिंग देखने को मिली है एंड दैट हाफ ऑफ द मॉलिकुलर कोटिंग माइट बी द रीजन बिहाइंड दिस फिनोमिना, जहाँ पे उनको इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी है टू द ऑटोइम्यून डिसीजेस, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। एंड विमेन ह्यूमंस में आपको पता है कि XX तो होते हैं, मेल्स में X and Y होते हैं।
एंड मॉलिकुलर कोटिंग जो एक्स क्रोमोसोम की है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन की ही कवरिंग है ये, एंड इट इज़ क्रूशियल टू अ प्रोसेस कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। ये ज़रूरी होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन विच इंश्योर्स दैट वन सेट ऑफ एक्स क्रोमोसोम is in female remains active and functional in all the cells of the body while the out other is muffled। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कोटिंग है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन क्यों? कि एक सेट ऑफ एक्स क्रोमोसोम जो रहे वो हमेशा एक्टिव रहे एंड द अदर वन गेट्स मफल्ड एंड ऑल। ठीक है ना, अब ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना आप जानते हो तो बहुत है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। वाई इंडिया नीड्स डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि भाई इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है। मैंने तो अब ऑब्वियस सी बात है, क्या रीज़न से मैं बता दूँ। ऑथर ने कहा कि देखो हमारे साथ ग्रोथ में एक दिक्कत ये हो गई कि हम पहले एक प्रिमिटिव एग्रीकल्चर कंट्री थे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इतना बस लिख लेना कि हम एग्रीकल्चर कंट्री थे, उसके बाद हम सीधे मैन्युफैक्चरिंग कंट्री ना बन करके हम सीधे सर्विसेज कंट्री बन गए। तो हमने क्या किया कि जो हमारे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट था उसको जंप कर दिया। ठीक है, वी हैव जंप्ड द गन्स, है ना। तो पहले हमको एग्रीकल्चर होना था, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट होता है किसी भी डेवलपिंग कंट्री का, वो ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर, उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद आपका होता है ये सर्विसेज। हमारे साथ उल्टा था, हमारे साथ एग्रीकल्चर था, उसके बाद हम सीधे सर्विसेज में कूद गए। बट दिक्कत है सर्विसेज सेक्टर में कुछ। सर्विसेज सेक्टर में क्या दिक्कत है? पहला ये कि एग्रीकल्चर से जो निकलने वाले वर्कर्स थे, जो छोड़ा जिन्होंने एग्रीकल्चर, वो डायरेक्ट सर्विसेज सेक्टर में तो नहीं लग सकते थे। सर्विसेज सेक्टर मतलब कि दिमाग का काम आ गया, है ना, बुद्धि का काम आ गया। तो इसलिए एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि जो लोग एग्जिट कर रहे थे एग्रीकल्चर को, वो एग्रीकल्चर को एग्जिट तो कर रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे, किसमें? आपके सर्विसेज सेक्टर में। दूसरा जो सर्विसेज सेक्टर है उसकी जो मतलब उसमें जो स्किल्ड मैन पावर है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, वो अवेलेबिलिटी है नहीं। और ये चीज़ आपको मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत नहीं होती, तो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ ज़्यादा ईजी थी। इंडिया जो है वो एक फेज में इंटर कर चुका है जिसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब टाइम के पहले ही हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे जो टॉपिक कहा है कि हमको डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा ऑथर ने एक टर्म यूज़ किया कि जो सर्विसेज सेक्टर है उसकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत पुअर है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होता है? लिख लेना। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि वो 1% ग्रोथ में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। मान लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी 1 है, इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी उतनी ही है जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो इलास्टिसिटी 1 होनी चाहिए, एक मतलब अच्छे सिनेरियो में ऐसे ही होना चाहिए। एंड ऑथर ने यही कहा है कि ये सारी चीज़ें दूर हो सकती है अगर हम दोबारा थोड़ा फोकस करें मतलब मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में, एंड अपने आप को और इंडस्ट्रियली साउंड बनाए, दैट कैन हैपन। ठीक है, यहाँ पे थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ऐसा आगे मूव करते हैं यहाँ पे। ऑन द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, अब यहाँ पे बात चल रही है, अभी तमिलनाडु ने एक ऑर्डर निकाला है उसके रिगार्डिंग। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि तमिलनाडु ने ऑर्डर निकाला है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ फॉरेस्ट राइट एक्ट जो आए थे 2006 में लाए गए थे, और उनके थ्रू बहुत सारे उनको अधिकार दिए गए थे। जैसे सबसे पहला अधिकार दिया गया था कि जितने भी बेसिक ट्राइबल यूनिट्स हैं उनको फॉरेस्ट विलेजेस से कन्वर्ट किया जाएगा रेवेन्यू विलेजेस में। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट आर द फॉरेस्ट विलेजेस। तो 1990 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फर्स्ट हैड ऑर्डर्ड दैट ऑल फॉरेस्ट विलेजेस बी कन्वर्टेड टू रेवेन्यू विलेजेस। 1990 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कहा था कि सारे जो फॉरेस्ट विलेजेस हैं दे विल बी कन्वर्टेड टू रेवेन्यू विलेजेस। FRA जो है यानी कि आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है 2006 में लाया गया था, उसने भी यही कहा था कि ऑल द फॉरेस्ट विलेजेस विल बी कन्वर्टेड टू द रेवेन्यू विलेजेस। ठीक है ना, एंड ड्यूरिंग कन्वर्जन द एक्चुअल लैंड यूज ऑफ द विलेज इन इट्स इंटायरिटी इंक्लूडिंग लैंड्स रिक्वायर्ड फॉर करंट और फ्यूचर कम्युनिटी यूजेस लाइक स्कूल्स, हेल्थ केयर एंड पब्लिक स्पेसेस वर टू बी रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द रेवेन्यू विलेज।
तो इसमें एक्चुअल लैंड यूज जो होता, और उसमें ये भी कहा गया था कि फ्यूचर में अगर आपको कुछ स्कूल्स या हेल्थ फैसिलिटीज़ या पब्लिक स्पेसेस चलाने हैं तो वो सारे रेवेन्यू विलेज के अंतर्गत आएंगे। एंड आज तक ये राइट जो है दे आर कंटिन्यू टू बी डिनाइड टू दीज कम्युनिटीज़ एंड ऑल। तो पहला तो एक विलेज जो फॉरेस्ट विलेजेस हैं कन्वर्जन टू द रेवेन्यू विलेजेस वो नहीं हुआ है, ठीक है। तमिलनाडु में भी यही स्टेटस है लगभग। दूसरा जो ऑथर ने यहाँ पे बताया कि इशू है वो ये है कि उनसे जो कंसेंट वाली चीज़ है ना, कंसेंट छीन लिया, मतलब कंसेंट नहीं लिया जाता है एंड द नेचर इज चेंज। हालांकि अगर आप 2006 का एक्ट पढ़ो तो उसमें ये कहा गया है कि उसकी कम्युनिटी का कंसेंट आपको लेना है अगर आपको डाइवर्ट करना है लैंड यूज़ तो, बट वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, कई स्टेट्स में नहीं लिया जाता है। देन अभी तमिलनाडु ने जो यहाँ पे चेंजेस किए हैं उसमें उन्होंने जो ग्रेजिंग राइट्स हैं कम्युनिटी राइट्स के कम्युनिटी के वो ले लिए हैं, ठीक है ना। एंड दैट इज द थिंग विच इज़ देयर। यहाँ पे यही किया गया तमिलनाडु ने जो भी नोटिफिकेशन निकाला है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क बनते हैं ना, वो बनते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क बनते हैं। एंड सेंचुरीज के अंदर तो लोगों के पास वही अधिकार हैं जो, मतलब जब तक प्रोहिबिट ना किया जाए तब तक अधिकार रहते हैं। लेकिन नेशनल पार्क के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है लोगों को किसी भी तरीके का मतलब उसका यूज़ करना, ये सारी चीज़ें। एंड नो राइट्स आर परमिटेड इन नेशनल पार्क्स, लेकिन सेंचुरीज के अंदर रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे याद रखिएगा एफआरए चूंकि बाद में आया डब्ल्यूएलपीए के, तो अगर डब्ल्यूएलपीए और एफआरए में कोई कॉन्ट्रावेंशन आता है, मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, कॉन्ट्राडिक्शन आता है, तो एफआरए जीत जाएगा डब्ल्यूएलपीए से, ठीक है ना, क्योंकि वो बाद में आया था तो वो उसको सुपरसीड करेगा। तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड देखते हैं आगे, मूव करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं। यू कैन मूव अहेड विद मी। आई होप आपको समझ में आया होगा न्यूज़ एनालिसिस जो भी हमने अभी तक कराया है। जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर ज़रूर कर देना आप लोग यार, है ना। क्वेश्चन का आंसर अगर करते रहोगे तो मुझे भी मज़ा आएगा, और वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो हमारा करंट अफेयर्स का प्लान है और जो सीसैट का प्लान है वो चल रहा है, उसमें और ज़्यादा हमने कंटेंट ऐड कर दिया है। कल से लॉजिकल रीजनिंग भी सीसैट कोर्स में ऐड हो गई है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू ज्वाइन, एंड कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसकी लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।